डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज का हमारा टॉपिक है एक्सचेंज। ये दिया है सेक्शन 118 ऑफ टीपीए में। एक्सचेंज देखिए, इसको अगर हम प्लेन लैंग्वेज में समझें तो एक बार्टर सिस्टम होता है जिसमें कि किसी वस्तु के बदले किसी वस्तु का ही आदान प्रदान किया जाता है। तो जैसे मैं कहूँ, मेरे प्लॉट के बदले में मुझे मेरे एक फ्रेंड ने एक हाउस दिया है, तो यहाँ पर मैंने अपने फ्रेंड के साथ एक्सचेंज किया है। प्लॉट के बदले हाउस मैंने लिया है, तो ये मैंने क्या किया है, एक्सचेंज। इसी तरीके से हम देखते हैं कि पुराने समय में बार्टर सिस्टम होता था। सपोज किसी के पास अगर चावल होता था तो वो इस चावल के बदले दूसरे व्यक्ति से गेहूं ले सकता था। तो जो ये आदान प्रदान हो रहा है वस्तुओं का, इसी को आज के समय में हमने एक्सचेंज बोल दिया है। ठीक है, तो एक्सचेंज को बेसिकली हम उसको इस तरीके से समझते हैं कि जब दो व्यक्ति एक चीज के बदले दूसरी चीज का ओनरशिप ट्रांसफर करते हैं तो उसको ही हम एक्सचेंज कहते हैं। तो यहाँ पर दोनों चीजें मूवेबल भी हो सकती है, या एक मूवेबल दूसरी इमूवेबल हो सकती है, या दोनों ही इमूवेबल भी हो सकते हैं, या फिर ये मनी के फॉर्म में भी हो सकता है कि जैसे हम देखते हैं एक्सचेंज में हम करेंसी को चेंज करते हैं, डॉलर से इंडियन रुपी में, रुपी से पाउंड में। तो मनी टू मनी जो हम एक्सचेंज करते हैं वो भी एक्सचेंज की ही कैटेगरी में आता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि एक्सचेंज इन्वॉल्व्स बार्टर सिस्टम। तो यहाँ पर एक एग्जांपल है, एक्सचेंज ऑफ एज स्मार्ट वॉच फॉर बीज मोबाइल। ठीक है, तो यहाँ पर ए अपने स्मार्ट वॉच का एक्सचेंज कर रहा है बी से, बी के मोबाइल से। तो ये हो गया एक्सचेंज। लाइकवाइज ए अपनी कार बी की लैंड से एक्सचेंज कर रहा है, तो ये भी क्या है, यहाँ पर एक्सचेंज की कैटेगरी है। ठीक है, तो एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु लेना एक्सचेंज कहलाता है। और अगर हमने किसी वस्तु की जगह पैसा दिया है तो वो एक्सचेंज नहीं होगा, वो फिर सिंपल सेल होगा। वो सेल जो हमने पढ़ा था वो उसकी कैटेगरी में आएगा। ठीक है, तो वस्तु के बदले वस्तु ही हमें यहाँ पर ध्यान रखनी है, या फिर मनी के बदले मनी। अब देखिए, सेल और एक्सचेंज में यही डिफरेंस है कि सेल में जो कंसिडरेशन होता है वो मनी होता है, जबकि एक्सचेंज में जो कंसिडरेशन होगा वो कोई प्रॉपर्टी ही होगी, चाहे मूवेबल हो या चाहे इमूवेबल हो। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और एक्सचेंज में भी जो राइट्स और लाइबिलिटीज हैं वो एब्सोल्युटली ट्रांसफर होती है एक पार्टी से दूसरी पार्टी को। ठीक है, ये जैसे हम सेल में देखते थे कि एब्सोल्यूट ट्रांसफर ऑफ राइट्स होता है, उसी तरीके से एक्सचेंज में भी एब्सोल्यूट ट्रांसफर ऑफ राइट्स एंड लाइबिलिटीज होता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो दो पार्टीज एक्सचेंज कर रही हैं उनको हमने यहाँ पर ट्रांसफर और ट्रांसफरी नहीं कहना है, उनको हमने यहाँ पर कहना है पार्टीज। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसा ट्रांसफर नहीं हो रहा है, यहाँ पर वस्तुओं का आदान प्रदान हो रहा है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर हमने उनको पार्टीज बोला, फर्स्ट पार्टी सेकंड पार्टी। ठीक है, अब देखिए इसमें एक चीज ध्यान रखने वाली है कि इफ अ प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड पार्टली फॉर मनी एंड पार्टली फॉर सम प्रॉपर्टी, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सचेंज। कि जैसे ए अपने घर को देता है जिसकी की कीमत 1500 रुपये है, तो उसके बदले में अगर बी उसको 1000 रुपये प्लस 500 रुपये कैश देता है, तो यहाँ पर इसको भी एक वैलिड एक्सचेंज माना जाएगा। अगर किसी हाउस की वैल्यू को इक्वेट करने के लिए आप कोई दूसरी प्रॉपर्टी एंड थोड़ा सा उसमें कैश जोड़ देते हैं, तो दैट इज ऑल्सो अ वैलिड एक्सचेंज। अब इसमें बात आती है कि हाउ एक्सचेंज इज अफेक्टेड, एक्सचेंज को इफेक्ट में कैसे लाएंगे। तो देखिए, अगर मूवेबल प्रॉपर्टी है तो सिंपल यहाँ पर डिलीवरी होनी जरूरी है उस प्रॉपर्टी का। ठीक है, डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टीज इज नेसेसरी बिटवीन द पार्टीज। अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी और उसकी वैल्यू 100 रुपीज से ज़्यादा है तो यहाँ पर ऐसी प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन जरूरी है। ये जो प्रॉपर्टी होगी इसको रजिस्टर करवाना जरूरी है पार्टीज के द्वारा।
और अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी की वैल्यू 100 रुपीज़ से कम है, तो वहाँ पर रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड नहीं है। सिंपल वहाँ पर डिलीवरी हम कर देंगे उस प्रॉपर्टी की। इसके बाद सेक्शन 119 कहता है कि अगर किसी पार्टी को एक्सचेंज में कोई ऐसी प्रॉपर्टी मिली है जिसके मालिक का जो टाइटल है वो डिफेक्टिव है, जिसके ओनर का जो टाइटल था वो डिफेक्टिव है, तो उस केस में जो पहली पार्टी है वो अपनी जो प्रॉपर्टी उसने दी थी उसको वापस क्लेम कर सकता है, या फिर कंपनसेशन भी साथ में उसके क्लेम कर सकता है। और अगर वो प्रॉपर्टी नहीं दे रहा है उसको वापस, तो उसको वो सू कर सकता है उस केस में। तो सपोज यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं कि ए जो है अपना हाउस देता है बी को और बदले में बी से लैंड लेता है, ठीक है। बाद में ए को पता चलता है जो लैंड है वो सी की थी, ठीक है, सी आ गया उस पर क्लेम करने के लिए, बी का डिफेक्टिव टाइटल हो गया। अब यहाँ पर ए क्या कर सकता है, अपने हाउस को वापस क्लेम कर सकता है, और अगर बी उसे हाउस देने से मना करता है तो वो उसको सू कर सकता है, कंपनसेशन क्लेम कर सकता है। तो ये सेक्शन 119 में प्रोविजन दिया गया है। सेक्शन 120, देखिए सेक्शन 120 सिंपल ये कहता है कि जो राइट्स एंड लायबिलिटीज सेलर और बायर की होती थी जब हम सेल में पढ़ रहे थे, तो वही लायबिलिटीज यहाँ पर पार्टीज की होंगी। जब कोई पार्टी प्रॉपर्टी ले रही है तो फिर उसको राइट्स एंड लायबिलिटीज जो बायर की होती हैं वो अप्लाई होंगी, और जब पार्टी प्रॉपर्टी दे रही है तो जो राइट्स एंड लायबिलिटीज सेलर की होती हैं वही यहाँ पर उसकी भी हो जाएंगी। ये आपका सिंपल इतना ही कहता है सेक्शन 120। सेक्शन 121, एक्सचेंज ऑफ मनी। तो ये आपको मैंने जैसे पहले बताया था, हम जैसे करेंसी नोट एक्सचेंज करते हैं, पाउंड को इंडियन रुपी में, या डॉलर को इंडियन रुपी में, या इंडियन रुपी को पाउंड में। तो यहाँ पर एक एग्जांपल है कि A gives currency note of rupees 100 to B and B in exchange give rupees 100 in coins. A B को जो है करेंसी नोट देता है 100 रुपीज का, और B उसके बदले में 100 रुपीज के कॉइन्स देता है A को। तो यहाँ पर जो दोनों आपस में आदान प्रदान कर रहे हैं, ये वारंटी भी देते हैं कि जो हम दे रहे हैं, जो हम आदान प्रदान कर रहे हैं वो जेन्युइन है, जिस भी मनी फॉर्म को वो दे रहे हैं वो जेन्युइन है, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल ये ध्यान रखना है, पार्टीज जो है जो भी मनी एक्सचेंज कर रही है उसकी वारंटी दे रही है। तो ये आपका इतना ही सेक्शन 121 कहता है। तो बस आपका जो एक्सचेंज का टॉपिक था वो इतना ही था, इतना ही आपको इसमें ध्यान रखना है, इतना ही आपको इसमें पढ़ना है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे अगले लेक्चर में। टिल देन कीप स्टडिंग। थैंक यू सो मच।